बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ एक तिहाई अहम इवेंट से करना चाहूँगी। आज अमेरिका की 249वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चीफ गेस्ट थे और यकीनन इस मौके पर उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी अवाम को मुबारकबाद पेश की और जो पाक अमरीका ताल्लुकात है उस तनाजुर में उन्होंने चंद अहम इंतहाई स्टेटमेंट कहे और उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका पाकिस्तान को तस्लीम करने में इब्तदाई अहम ममालिक में शामिल भी रहा है और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बहुत मजबूत है, लेकिन अब आने वाले दिनों में और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनती चली जा रही है। ख़ास तौर पर पहलगाम वाक़े के बाद जब भारत जारयत के अंदाज में पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था, पाकिस्तान उसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, उस वक्त भारत घबरा गया और उन्होंने सीज़ फायर के लिए जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखा और बड़ा दानिशमंदाना इकदाम ट्रंप साहब की जानिब से आया और उन्होंने सीज़ फायर के लिए बात की। तो इस हवाले से वो उनका जो किरदार है इंतहाई अहम का हामिल है और उनको उन्होंने पीस मेकर भी का भी एक खिताब दिया। इस तनाजुर में तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जो एक्टिंग एम्बेसडर हैं नेटले ए बेकर, उन्होंने भी बड़ी अहम इस वक्त इस मौके पर उन्होंने बात की। ख़ास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान और जो यूएसए के ताल्लुकात हैं उसके ताल्लुकात की मजबूती को और पुरअज़्म बनाने के हवाले से बात की और जो कुछ कोऑपरेशंस रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान, जो ताउन रहे हैं, ख़ास तौर पर हिस्टोरिकल मिलिट्री कोऑपरेशन हो गया, जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन हो गया, उस तनाजुर में बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त भारत की जो सूरत हाल है जंग में पाकिस्तान के हाथों जो बदतरीन शिकस्त हुई है, उसके बाद आलमी सतह पर अपने ही मुल्क में रुसवाई का बाइस बनता जा रहा है और नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपनी इस वक्त सियासी जो साख है उसको खोता चला जा रहा है, अपनी आवाम के हाथों जो है ज़िल्लत और रुसवा होता जा रहा है और इस शिकस्त का, हजीमत का जो है गुस्सा वो अपने ही अवाम पर, अपने ही वहाँ पे जो भारतीय शहरी हैं, अक़लियत भारतीय शहरी, उन पर निकाल रहा है, ख़ासतौर पर मुसलमानों पर। ईद कुर्बा आते ही भारत में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का तूफ़ान तेज़ होता जा रहा है, कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ईद जैसा मजहबी त्यौहार मनाना अब वहाँ के मुसलमानों के लिए जुर्म बनता जा रहा है। और यही नहीं, हम तो बहुत अरसे से देख रहे हैं कि हिंदुत्व नज़रिया जो है वो अक़लियतों के लिए जो है वो एक गैर महफूज उनको भारत को बना दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। जौहर सलीम, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफ़ाई ज़िक्र अब्दुल्ला खान हमारे साथ IR एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं अब्दुल्ला साहब से इसी बात का आगाज़ करूँगी। अब्दुल्ला साहब, इस इवेंट में आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद थी और प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट थे वहाँ पर और यकीनन ये बड़ा अहम इवेंट इस हवाले से भी रहा कि पाक भारत जंग में अमेरिका का किरदार नहायत अहम रहा है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका का बुनियादी किरदार रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी कराने के हवाले से और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई मौक़े पे इसका ज़िक्र किया कि भी हमने दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग होने से ये सूरत हाल टाली है। को 8-10 दफ़ा वो ये बात कर चुके हैं और अब तो वो अमेरिका की अदालत में बाकायदा एक रिटन स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, क्योंकि हलफ पे स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वो झूठ भी नहीं है। और इस स्टेटमेंट को लेके भारत के अंदर बड़ा रोला पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जनाब मोदी क्यों नहीं बोल रहे, वो जो उनके शिव शंकर क्यों नहीं बोल रहे, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे, इधर भारतीय आवाम को क्यों जो है ना वो गुमराह किया जा रहा है। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ आज की एम्बेसी की जो तकरीब थी वहाँ आपके साथ मैं भी मौजूद था और बहुत सारे साफ़ी भी मौजूद थे, तजियाकार भी मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात की जो ट्रेजेक्ट्री है 2022 से ऑनवर्ड अगर हम देखते हैं तो वो मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है। हमारा कोऑपरेशन कई हवालों से, काउंटर टेररिज्म का कोऑपरेशन बहाल हुआ है, मिलिट्री ट्रेनिंग हमारे ऑफिसर्स के लिए वो जो सस्पेंड हुई थी ट्रंप साहब के दौर में वो फिर मुड़ के बहाल हुई है और बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। फिर ट्रंप साहब के आने के बाद अगर आप आज अगर देखें कि एक तो अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 के मेंटेनेंस के हवाले से जो है ना वो रकम भी रिलीज़ की थी और आज नेटली बेकर ने जो है ना उसका जिक्र किया, जो हमने ISKP का जो ऑपरेटिव जो काबुल बम्बिंग में मुलव्वस था उसको अमेरिका के हवाले किया और उसका जिक्र भी उन्होंने ख़ास तौर पे किया पाकिस्तान और अमेरिका के काउंटर टेररिज्म के कोऑपरेशन के हवाले से। तो वो जो स्पीच थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी और जो एक्टिंग एम्बेसडर हैं US की उनकी भी, वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो गर्मजोशी है तल्लुकात में वो रफ्ता रफ्ता उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह यह है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने हमेशा एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आपको याद हो, उन्होंने ये कहा कि हमने 80 की जंग में फ्रंट
फ्रंट लाइन इत्तेहादी होने का किरदार अदा किया। वॉर ऑन टेरर में हमने जो है ना वो फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे और हमने हज़ारों हमारे लोग जो है ना वो इस जंग का निशाना भी बने, फिर भी हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ दिया। इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर में हमने एक की रोल प्ले किया। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाता रहा गया और आज की डेवलपमेंट ये है कि 2 कमेटियाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, वहाँ पे पाकिस्तान जो है ना वो एक में वाइस चेयर पाकिस्तान के पास है और एक में पाकिस्तान के पास चेयर है। जो काउंटर टेररिज्म की कमेटी है उसमें पाकिस्तान जो है ना वाइस चेयर है और जो सैंक्शन कमेटी है, सैंक्शन ऑन तालिबान कमेटी, उसमें पाकिस्तान इज़ दी ओनली चेयर उसमें। और पाकिस्तान ग्लोबली हमेशा पाकिस्तान ने जो है ना एक ज़िम्मेदार पार्टनर का किरदार अदा किया है और इसी का एतराफ़ वहाँ एक्टिंग अमेरिकन एम्बेसडर ने भी किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको हाईलाइट किया। मेरा ख्याल है कि ये जो लोग सरहद से पार देख रहे हैं उनको भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार इंटरनेशनल पार्टनर है और हमेशा पाकिस्तान ये किरदार अदा करता भी रहा है और करता जाएगा इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। ठीक है जौहर साहब, ये तो एक तकरीबात होती रहती हैं। यूएस एम्बेसी में आज जो अमेरिका की 249वीं सालगिरह की तकरीब थी, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस आप मौजूदा तनाजुर में किस तरह देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने भी इसमें शिरकत की। जी, प्राइम मिनिस्टर पहले भी इसमें शिरकत करते रहे हैं। कुछ ऐसे आम मुल्क होते हैं जिसमें नॉर्मली हमने ये किया होता है फॉरेन ऑफिस में कि एक फेडरल मिनिस्टर जो है वो जो है ना नॉमिनेट किए जाते हैं जो नेशनल डे रिसेप्शंस होती हैं सब मुल्कों की। लेकिन फिर कुछ ऐसे मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, चाइना है, तो उसमें फिर जो हम जिस तरह चाइना वाले में तो प्रेसिडेंट भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो ज़ाहिर ताल्लुकात की नौयत ऐसी है और वो कितने अहम है। तो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, उसकी ट्रेजेक्टरी इस वक्त पॉजिटिव है, बिल्कुल ये बात सही है। उसमें अब हमें ये देखने की भी ज़रूरत है कि उन देखें ताल्लुकात की नेचर क्या है। सबसे पहले तो हमारी जो दुनिया में जो सबसे बड़ी ट्रेड है वो तो चाइना के साथ है, लेकिन जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं हमारी वो अमेरिका को जाती है। हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेड सरप्लस है वो अमेरिका के साथ। इसी तरह हमें दुनिया से जो रिमिटेंसेस मिलती हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अहम है, तो वो भी उनकी एक अच्छी खासी तादाद जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल वो अमेरिका से आती हैं। फिर देखिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डियास्पोरा जो है वो अमेरिका में है, जिसमें कि 25,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। वो बहुत अच्छी जो है ना बड़ी एफ्लुएंट और वेल एजुकेटेड डियास्पोरा है। उसके अलावा फिर जो है हमारे डिफेंस कॉर्पोरेशन की बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है और अभी भी आप देखें कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन माजी में तो ये बहुत ही ज्यादा जो है ना डीप रूटेड थी। फिर उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल फोरा में अगर हम बात करें तो उसमें भी बिकॉज पाकिस्तान को अमेरिका एक अहम मुल्क के तौर पर देखता है। इस्लामिक जो मुल्क हैं उनकी कम्युनिटी में भी दूसरा बड़ा इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर पावर भी है और फिर एक वैसे भी दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क आबादी के हिसाब से जो स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है पाकिस्तान की। तो वो ये सारी चीजें जो उनकी हैं और फिर ये कि हमारे क्योंकि पाकिस्तान भी हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स में जब भी ये होता है अब दुनिया में अमन के लिए और पीस एंड डेवलपमेंट और काउंटर टेररिज्म जिस तरह का जिक्र किया गया, बिल्कुल वो भी एक ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान के बात जो है वो बहुत ही ज्यादा है। पीस कीपिंग मिशन अगर यूनाइटेड नेशंस के हैं तो उसमें भी पाकिस्तान का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा, बिकॉज अमेरिका तो यूनाइटेड नेशंस को एक बड़ा हिस्सा उसकी जो जहाँ से उसकी फंडिंग का ताल्लुक है। और उसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब IMF अगर है तो अमेरिका का IMF में बहुत अहम रोल है, वर्ल्ड बैंक अगर है तो बहुत अहम रोल है। और अभी देखें वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की $40 बिलियन 40 बिलियन डॉलर 40 अरब डॉलर यानी कि अगले 10 सालों के लिए एक प्रोग्राम पाकिस्तान है। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो हम IMF प्रोग्राम में है इस वक्त। तो इसलिए इतने ज्यादा जो है ना लिंकेजेस हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान। अब उसमें होता है, ऐसा भी होता है कि टाइम्स आप सारी चीजों में बिल्कुल आपकी यकता जो जिसे कहते हैं ना यकता आपका या यकसा आपका जो है पर्सपेक्टिव नहीं होता, उसमें थोड़ा सा फर्क भी होता है। लेकिन मजमूई तौर पे ये एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही गहरा और उसके साथ ही साथ वो दोनों के लिए दोनों मुल्कों के लिए बहुत ही अहम एक जो है रिलेशनशिप है दोनों स्टेट का। तो और उसमें इम्पोर्टेंट चीज इस चीज की भी है कि वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए जो है ना एक दूसरे के लिए वो है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो आपने देखा कि अभी एक सीज फायर में भी बहुत अहम रोल अदा किया, अभी सारा क्राइसिस हुआ
और जो इंडिया की तरफ से एक मिस एडवेंचर हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ तक ऑफर किया कि अमेरिका मीडिएशन के लिए तैयार है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट जो है, जम्मू कश्मीर का जो तनाजा है उसके लिए भी। और ये एक ऐसी चीज थी जो इंडिया में बिल्कुल पसंद नहीं की गई। तो इसको साथ ही साथ इस तनाजुर में भी देखने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो भी बहुत अहम है। उसमें उनके ज़ाहिर इक़्तिसादी तौर पे भी, फिर उनकी डिफेंस कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है, फिर उनकी जो एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है चाइना की कंटेनमेंट के लिए, उसमें भी एक इंडिया का बहुत अहम रोल है। और वहाँ पे जो इंडियन लॉबी है अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर जो है ना, आप ये देखें कि उसमें ऐसे बड़े बड़े नाम आते हैं, जो है रामास्वामी से लेके, निकी हेली से लेके, पटेल से लेके, फिर जो उनकी अहलियाँ हैं वाइस प्रेसिडेंट की, वो सारा कुछ है। उसके बावजूद भी इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो है ना, उन्होंने कोई एक बाइस उसका मुजाहरा नहीं किया इंडिया की तरफ, कोई ऐसा बाइस या पार्शियलिटी। ठीक है, तो इस चीज़ का हम खैर मकदम करते हैं। ठीक। जाहिद साहब, पाक अमरीका ताल्लुकात अब हमें एक नए ट्रैक पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जब ट्रम्प साहब ने बात की कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के हवाले से, जब बात की पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से, जब बात की पाकिस्तान के अवाम के हवाले से, और तारीफ़ी कलमात भी कहे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त आप स्ट्रेटजिकली शराकत दारी कैसे देख रहे हैं दोनों ममालिक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शाजिया फॉर द इनवाइट, और मेरा अब्दुल्ला साहब को और जॉर्ज सलीम साहब को बहुत सलाम। आजकल जॉर्ज साहब के साथ मेरे बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, तो डिस्कशन ऑलमोस्ट हमारी इकट्ठी हो रही होती है। बट एनीवेज जी, कमिंग ओवर टू द रिलेशनशिप, जो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, अमेरिका के साथ हमारी हमेशा दोस्ती और स्टोरी ऑफ बिट्रेल भी है, और स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ भी है, स्टोरी ऑफ कॉपरेशन भी है, और अहम मौकों पर फिर थोड़ी सी चीजें मिसिंग भी हो जाती है। इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहने से पहले मैं कहूँगा थोड़ा सा भी इस वक्त जो ट्रेड का इंटरेस्ट है, या जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक जो जाती रोल है, वो जरा ज्यादा लीड में नजर आता है। वो जो एक पीस मेकर का उनका रोल है, या जो वो वो शो कर रहे हैं कि जी मैं एक एंटी वॉर जो उनके स्टांसेस हैं उस पे ऊपर उनको नजर आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को, या जो इस वक्त क्राइसिस है, इस वक्त हमें प्रो एंटी वॉर से ज्यादा प्रो पीस जो है वो एक प्रेसिडेंट की जरूरत है व्हाइट हाउस पे, और ऑफ कोर्स उसका थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। प्रो पीस में इसलिए कहता हूँ कि शाजिया, वी नीड टू अंडरस्टैंड, जॉर्ज साहब भी बैठे हैं, कि एब्सेंशिया ऑफ वॉर डजंट मीन कि पीस हो गया जी। वॉर तो इराक में भी खत्म हो गई थी, वॉर तो अफगानिस्तान में कब से खत्म हो चुकी है, लेकिन पीस नहीं है। तो पीस के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान के साथ अगर पार्टनरशिप है, तो हमें जोर इस चीज पर देना चाहिए कि एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में तो उन्होंने हमें हेल्प कर दी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की जो खत्म कर रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तब होगी जब सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो मसले कश्मीर है उसकी जो एक्चुअल बुनियादी जो हैसियत है इस कॉन्फ्लिक्ट की, यूनाइटेड नेशन की जो हमारी रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक वो एक स्टेटमेंट दें, या कम से कम पोजीशन लें उसके ऊपर। मेडिएशन तो बाती है, ऑफ कोर्स ये मैं नहीं कह रहा कि हम उनकी मेडिएशन की एफर्ट को मैं कदर की निगाह से देखता, मैं बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ। हमारे जब एक्स प्राइम मिनिस्टर भी अमेरिका में गए तो उन्होंने उस वक्त भी उसकी बात की, फिर वो अभी भी बात करते हैं, लेकिन उसमें देखे ना, वो फिर एक चीज ये जरूर छोड़ देते हैं कि जी अगर दोनों मुल्क चाहें तो इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा, उसको तो कैसेस बुलाए मिला हुआ अपनी लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। अब तो कश्मीर उसकी जरूरत से ज्यादा उसकी सियासत की जरूरत है कि कश्मीर के ऊपर मैं हर दफा एक झगड़ा करूंगा, कभी पुलवामा करूंगा, फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कभी पहलगाम करूंगा, तो मैं बिहार के इलेक्शन में जाऊंगा, तो वो उसको तो एक अच्छा मौका मिल गया है जी। फिर इस वक्त जो जेनोसाइडल एक्शन अगेंस्ट मुस्लिम्स हो रहे हैं लिक्विड पार्टी इजराइल में, इनके वो भी देख लें कि आप पहलू में प्रेसिडेंट के खड़े तो नेतन्याहू है, लेकिन आप उसको पैलेस्टाइन के जो गाजा है उसको आप रवेरा बनाने की बात कर रहे हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि वी रिस्पेक्ट देयर एफर्ट। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की एफर्ट है। अब अमेरिका की एज अ कंट्री क्या पॉलिसीज है, प्रायोरिटीज है, उनके ऊपर स्ट्रेटेजिक बातचीत होगी। मैं खुद वहां रहा हूँ, जो आई हैव सर्व्ड देयर फॉर 2 years, मैं सेंटकॉम में रहा, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन इज वेरी गुड। हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, ग्राउंड्स मौजूद है, एक्सपोर्ट की अभी जॉर्ज सलीम साहब ने बात की, बहुत अच्छा ट्रेड की हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं।
चीजें मौजूद है, लेकिन इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, देखिए कॉन्फ्लिक्ट में हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगती है। जब अफगानिस्तान में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत होती है, यस। जब भी पाकिस्तान को अगर मिडिल ईस्ट पे डिप्लॉयमेंट चाहिए, उनको ट्रुप्स चाहिए हुतीज के खिलाफ, तो बड़ा प्रेशर पाकिस्तान पे आता है, जी आप अपने ट्रुप्स भेजें, अपनी मिलिट्री को भेजें, ट्रेनिंग में बहुत अहम रोल अदा करे। तो मिलिट्री टू मिलिट्री इज गुड, बट पीपल टू पीपल अभी देखें, जो वीजास की प्रॉब्लम है, जो लोगों को वहां आने जाने की प्रॉब्लम्स है, इन चीजों को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये होती है कि जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट, या एक जो जी टू जी तो चले चीजें चलती, बी टू बिजनेस भी चलता है, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बहुत इतना कोई नुमाया नहीं है, इतना शानदार नहीं है। तो ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट होते हैं, सब कंट्रीज के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे मैनेजमेंट से ज्यादा, तो उस वक्त मैं समझूंगा कि अभी हमारी पार्टनरशिप हैज इम्प्रूव, और इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, हमें इस तरफ इस चीज को चलिए, निशाना आपका आ गया पॉइंट सर। अब जरा हम आ जाते हैं भारत के हवाले से, जहाँ पे हम रोजाना की बुनियाद पर ये बात कर रहे होते हैं कि बदतरीन शिकस्त के भारत जो है इस वक्त बौखलाया हुआ है और वो अपना गुस्सा जो है अपनी आवाम पर निकाल रहा है। वहाँ पे ख़वातीन जो है वो महफूज नहीं है। कभी वो सिंदूर का तोहफ़ा भेजता है ख़वातीनों उन घरों में जहाँ पे पहलगाम वाक़े में जो लोग जो हैं जाबाक हो गए हैं, वहाँ से जलील और रुस्वा हो रहा है सिंदूर भेजने पर। फिर ख़वातीन के हवाले से कल हमने प्रोग्राम किया था कि हर 16 मिनट के बाद जो है वो एक रेप केस रिपोर्ट होता है। सिर्फ वहीं पर नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम उसने मचा के रखा है, पूरी दुनिया ने उसको देखा। और आज हम बात करेंगे कि भारत में मजहबी आज़ादी कितनी है, और इस वक्त जब भारत तिलमिलाया हुआ है, मोदी तिलमिलाया हुआ है, और बीजेपी जो है वो एक हिंदुत्व पॉलिसी के ज़रिए जो है वो वहाँ की अक़लियतों पर, मुसलमानों पर जो है वो इंतहाई जुल्म सितम कर रहा है। मजहबी आज़ादी उनको वहाँ पे हासिल नहीं है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो है बीजेपी के दौर में हिंदुस्तान में मजहबी पाबंदियों के हवाले से भारत जो है उसमें 11 पॉइंट्स की कमी हुई है। अब्दुल्ला साहब, ये कितना ख़तरनाक अमल है, और यही जो इसी इदारे ने 2022 में भी रिपोर्ट दी थी कि मजहबी पाबंदियों के हवाले से गहरी तशवीश की जा रही है, और आज 2025 है। देखिए जी, मैं तो अक्सर मोदी को भारत का गोरबाचौफ कहता हूँ। भारत में मुसलमानों को अक़लियत कहना भी बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में बस रहे हैं, तो उनको अक़लियत तो नहीं कहा जा सकता। वो हिंदुओं के बाद वहाँ की सबसे बड़ी आबादी है भारत की, और उनके साथ जो वो सलूक कर रहे हैं, वो कहने को वो कहते हैं कि हमारे अपने मुसलमान हैं। कनसूफिया को वो लेके आए, बाद में बीजेपी के एक लीडर ने कह दिया कि ये दहशतगर्दों की बहन है। तो वहाँ उनकी जो साइकी है, हिंदुत्व से ड्रिवन साइकी है उनकी गवर्नमेंट की, और ये सारा एक अखंड भारत का जो उनका प्लान है, उसमें वो सबसे पहले जो है वो स्कीमें की मशीन में भारतीय मुसलमानों को और सिखों को जो है ना वो पीसना चाहते हैं, और क्रिश्चियंस को। लेकिन बात ये है कि ये इंतहा पसंदी का अल्टीमेट नतीजा ये निकलेगा कि ये भारत अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी डाइवर्स सोसाइटी को आप अपनी एक ही हिंदुत्व के डंडे के साथ जो है ना हाँकें। लेकिन इस वक्त जो भारत के अंदर भारत के ही कुछ सहाफ़ी जो सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल ये है, वो कहते हैं कि इस वक्त ये जो गाय का और बकरे का जो उन्होंने, और ये ऊँट वाला जो मुद्दा उठाया है, ख़ासतौर पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जनाब गाय और ऊँट की पाबंदी नहीं होनी, पहले गाय की थी, अब ऊँट तक चले गए, अगले साल क्या पता बकरे के ऊपर भी लग जाए। तो भारतीय सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये बकरा गाय इसलिए लाई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवालात उठ रहे हैं वो लोग उस तरफ ना तवज्जो दें, और उसके बाद वो वक्फ इमलाक बोर्ड वाला जो मसला है उसको लेके आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर डिफ्लेक्शन है, क्योंकि इस वक्त उनका जो CDS है वो 2 दफ़ा कह चुका है जो हमारे तैयार है जो गिरे हैं, लेकिन साथ में कहता है कि जनाब नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। वाई द नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट? अगर नहीं इम्पॉर्टेंट तो यार बता दो। आप हमें इतनी लंबी कहानी सुना रहे हो कि टेस्ट मैच में इतनी विकेटें गिर जाती हैं और मैच तो जीतना होता है, तो भाई कितनी विकेटें गिरी हैं तो बता दो। खुद भारतीय साफ़ी कह रहे हैं अगर नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है तो बताते क्यों नहीं हो। और खुद जसवंत सिंह ने कहा था कि ये ऑप्टिक्स जो होते हैं एक जहाज़ के गिरने के, वो एक पूरी पल्टून अगर जो है ना वो इन्फेंट्री की मारी जाए तो उससे ज़्यादा होते हैं, लिहाजा डिप्लॉयमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। और एक बड़ी दिलचस्प बात ये दी हिंदू की रिपोर्ट है कि भारतीय एयरफोर्स को 7 में से सिर्फ 2 टारगेट, 9 में से 2 टारगेट दिए गए थे। 7 टारगेट तो उनकी बड़ी फौज को और जो उनके जो ड्रोन्स वाला सिस्टम है उसको दिए गए थे। सिर्फ 2 टारगेट से पीछे आप 5 जहाज गिरवा लेते हैं, तो फिर लोग तो सवाल उठा रहे हैं अब। लेकिन वो ये है कि वो लोगों की तवज्जो इधर से उधर हटाने के लिए बिहार का इलेक्शन
ये सिंदूर की बात की, वहां पे लोग कह रहे हैं भाई सिंदूर को किसी औरत के माथे पे तो सिर्फ उसका शौहर लगा सकता है। बीजेपी ने पहले ऐलान किया जी हम घर आज सिंदूर भेजेंगे, तो उन्होंने कहा भाई इधर सिंदूर लेके आएंगे तो चित्तर मारेंगे। औरतों ने बकायदा जूते दिखाए उनको कि यार आप इधर आएंगे ना आपको जूते मारेंगे। और फिर उन्होंने वो 2 दिन बाद जो है ना वो भाग गए, कहते नहीं नहीं ये तो फेक था भाई पहले दिन कह देते, लेकिन ये पहले उन्होंने एक मुहिम चलाई। और फिर अब असल बात यह है कि भारत की फौज में भी एक सोच पैदा हो रही है कि हमारे ऊपर ये सियासत कर रहे हैं। देखिए ना मोदी साहब कभी एयरफोर्स की वर्दी पहन के चले जाते हैं, कभी कोई कौन सी वर्दी पहन के चले जाते हैं, पोस्टर्स पर जो वहाँ पे मोदी की तस्वीरें हैं और सारा हिंदुत्व का वो सिलसिला है। फिर उन्होंने रैलियां निकाली जो कि पूरे मुल्क में उन्होंने रैलियां निकाली ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में, वो बीजेपी ने निकाली, पूरे भारत ने निकाली। यहाँ पाकिस्तान में तो पूरी कौम रिगार्डलेस ऑफ जो ना पोलिटिकल अपोजिशन सारे हम एक जगह पे इकट्ठे हो गए। वहां पे उन्होंने अपने ही मुल्क को डिवाइड कर दिया। अब जाके उन्होंने अपोजिशन के लोगों को ऑन बोर्ड लिया है कि मुल्क से बाहर भेजने का। और वहां पे भी आपने बड़ी दिलचस्प चीज देखी है कि जनाब सिरालियोन में फिर रहे हैं, जनाब वहां पे कोलंबिया में फिर रहे हैं, ब्राजील में फिर रहे हैं। पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेला, कहते हैं जी वो सारे चूंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर थे तो उधर गए। हमने सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास पहुंच गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने 1 घंटे उनको ब्रीफिंग दे दी। वो इतना लंबा खर्चा करके फिरते रहे और वहां से भी वो अपनी मैं क्या कहूँ अजीब गरीब बेइज्जती करवा के शशि थरूर साहब आए और वहां पे कैमरों के सामने झूठ बोलते रहे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त भारत जिन क्राइसिस से गुजर रहा है वहां भारत के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं वो बहुत ही जो है ना वो खौफनाक है खुद भारत के लिए। और भारत अंदर से जो है ना वो बिखरता चला जा रहा है। वो जो उन्होंने एक क्रिएट किया हुआ था एक माहौल के हम जो है ना वो बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हालांकि जीडीपी जो उनकी पर कैपिटा जो इनकम है वो 4 डिजिट्स में है और दुनिया की टॉप 10 जितनी भी इकोनॉमी है उनकी 5 डिजिट्स में है। चीन की एक आबादी जो है ना वो चीन की उनसे 5 गुना ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो हर हिसाब से इस वक्त हिंदुस्तान जो है ना उसके साथ दुनिया का कोई मुल्क नहीं खड़ा। इसराइल वाहिद मुल्क था इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में जो उनके साथ खड़ा था। हमारे साथ तो देखिए हमारे नैरेटिव को अमेरिका तक ने तस्लीम किया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी एक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए जो कैपिटलाइज करने का। जाहिद साहब 2014 से जब बीजेपी की हुकूमत आई है उस वक्त से देखा है कि मुसलमानों की शनाख्त मिटाने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद को जो है वो बाबरी मस्जिद का जो मामला था उसको राम मंदिर की तामीर की इजाज़त दे दी गई। फिर ताजमहल जैसे तारीख़ी मकाम को मुतनाज़ा बना दिया गया। आप क्या समझ रहे हैं अब ईद जैसे ईद कुर्बा का जो त्यौहार है उस पर मुसलमानों की उनकी जो मजहबी आज़ादी उसको महदूद करता जा रहा है, क्या चाहता क्या है ये सख्त अहकामात, क्या मुहर्रिकात नज़र आ रहे हैं मोदी सरकार के? देखिए वो चाहता क्या मैं शाजिया इफ यू अलाउ मी मैं जरा थोड़ी सी करेक्शन कर दूं अब्दुल्ला भाई से इजाजत के साथ। ये अब्दुल्ला ने जो बात की अभी कि जी एक जहाज जो है उसका ऐसे ही है जैसे एक वो आई एम श्योर क्योंकि अब्दुल्ला बट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मिलिट्री पॉइंट से जो जहाज होता है ना जी एक जो फाइटर एयरक्राफ्ट होता है ये ऑपरेशनल एसेट होता है, ये याद रखिएगा जी। ऑपरेशनल एसेट का मतलब है कि ये टेक्निकल से ऊपर है। एक जहाज का गिर जाना समझे कि एक कोर को शिकस्त हो गया, कम से कम मिनिमम इज अ कोर लेवल जो ऑपरेशनल लेवल का होता है जो मिलिट्री की यानी कि जो पैदल होते हैं। सर मैंने जसवंत सिंह को कोट किया था, मैंने जसवंत सिंह को कोट किया। ओके भाई जसवंत सिंह को भी जरूर पैगाम भेजिएगा अब्दुल्ला, उनको बताइएगा जरा, उनको पता होता है ना स्ट्रेटजी का। यही तो कहते हैं उनका अपने देखे एक प्रोग्राम में ये बात हुई है कि ये जो लीडरशिप है इनको इस वक्त वॉर स्ट्रेटजी का नहीं पता, ये अपने एक कमेंटेटर कह रहे हैं। तो वॉर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंडिया में, इनके अपने लोग कह रहे हैं। ये एक प्रोग्राम में मैंने सुना कि वो कह रहे जी हमारे लीडरशिप को वॉर की अंडरस्टैंडिंग होती तो इस तरह वो एम्बैरसमेंट ना क्रिएट करता और 1.6 से मोर देन 1.6 बिलियन लोगों को, ये वाहिद पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हैं जिनको लीडर्स भी नहीं कहना चाहिए, ये पॉलिटिकल गैंगस्टर हैं जो अपने ही मुल्क के लिए मौत का तोहफा तैयार कर रहे हैं जी। सर उनके एंकर्स के डिस्कशन सुन के तो सर पकड़ने को दिल चाह रहा था कि लाहौर के समंदरों पे जो भारत नेवी ने कब्जा कर लिया है, अल्लाह उल अमान, क्या कहा जा सकता है सर? शाजिया अनफॉर्चुनेटली हमने गुजारा अब इन्हीं लोगों के साथ करना है, अभी सर्कस तो लगा रहेगा, तो वी हैव टू एस्टेब्लिश आवरसेल्फ। अब जो आप बात कर रही थी कि देखिए मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान की कमेंट्री को कीप इट एट अ साइड जी, चले हम तो पाकिस्तानी हैं, ये बात करेंगे मुसलमान है। 2024 की जो एवेल्युएशन रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें बताया गया कि 86% इंक्रीज हुई है हेट, और उसमें से 70% जो हेट स्पीच है वो दैट इज अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। वन
भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है और वो कहती है कि हम इंडिया की नुमाइंदगी करते हैं। 545, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब्दुल्ला बेहतर जानते होंगे, 545 के करीब इनका वो है लोकसभा का ऐवान है। नो पार्लियामेंटेरियन इज मुस्लिम फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। टोटल मेरे ख्याल में 27 के करीब है, जिनमें से 8-9 कांग्रेस के हैं, 2 समाजवादी पार्टी के हैं, एक वो सो कॉल्ड मुसलमानों के मेंबर पार्लियामेंट है अवैसी साहब। उनको अभी ये गाय पे, वक्फ बिल पे, स्टेटलेस जो कर रहे हैं, सिटीजनशिप एक्ट पे, 370 पे, 35A पे मुसलमानों की कोई उनको याद नहीं है। सिर्फ वो अपने वोट हासिल करने के लिए एक ड्रामा करते हैं। ये सुपर एलीट जो मुसलमान उनकी पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, दे आर अराउंड 20-27, 2 आजाद हैं इस तरह की चीज करके। तो ये तो उनकी नुमाइंदगी है। 17% मुस्लिम्स आर लिविंग इन इंडिया, आउट ऑफ विच 4.6% इज द रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो ये मकाम है वहां पे मुसलमानों का। लोग अपने नाम चेंज कर रहे हैं डर के मारे, वो हिंदुओं से मिलता जुलता नाम रखते हैं। मिठाई की दुकानों के पिछले दिनों जिनके पाकिस्तान से या मुसलमानों की उनके दुकानों के नाम चेंज कर दिए इन्होंने। फिल्मों में देखे एक टिपिकल करैक्टर बना के ये मुसलमान का जो इवन उसका जो अटायर है वो भी एक बड़ा अजीब सा एक उसको भी रेडिक्यूल करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि वो जेंडर का भी इशू जो है वो खड़ा करता है। फिर जो कश्मीरी माओ बहनों के बारे में इन्होंने बातें की हैं अपने इनके भारतीय जनता पार्टी के एक्सट्रीमिस्ट व्यूज ने, तो दिस स्पीक्स लाउडर। पाकिस्तान में उन्होंने देखे टारगेट मसाजिद की हैं जी, बच्चे और मसाजिद। दिस इज सिंबॉलिक। ये सिंबलिज्म किया उन्होंने कि जी हम मस्जिद को, कलमे को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये खिलाफ है, ये हिंदुत्व की एप्लीकेशन करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई उनका जो आर्मी, अच्छा अभी अब आर्मी की मैं क्विकली एक कमेंट दे दूं, इनकी जो मिलिट्री है इट इज नो मोर इंडियन मिलिट्री। ये भी अभी आरएसएस का मिलिटेंट विंग बन गया। इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, खासतौर पे 1 स्टार एंड अबव, ब्रिगेडियर्स एंड अबव, वो अपनी प्रोफेशनल प्रोग्रेशन के लिए भी इंडिया आरएसएस की तरफ देखते हैं। अभी द्विवेदी साहब इनके जो जोगिंदर वो राम है उनके पास पहुंचे हुए थे, वहां से ले रहे थे जैसे हनुमान लंका लेके आए थे। तो ये अभी आपको वो आजाद कश्मीर को वो कराना चाहेंगे। तो दिस इज गोइंग इन देयर ब्लड। ये उनके इंस्टीट्यूशंस में जा रहा है। और जिस तरह अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही कहा कि ये इंडिया ने अपनी डिसइंटीग्रेशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिखों पे अभी 5 उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं। तो मुसलमान चाहे भारत के अंदर है चाहे रीजन में है, दैट इज द टारगेट ऑफ आरएसएस। और उसके ये मोदी साहब और उधर से नेतन्याहू, हिंदू जायनिज्म, अभी दिस इज द न्यू टर्म व्हिच इज बीइंग यूज्ड, हिंदू जायनिज्म, इसकी एप्लीकेशन हो रही है और इट हैज अ डीपर मीनिंग एंड डीपर इफेक्ट्स। बड़ी अच्छी बात आपने पॉइंट की तरफ इशारा किया। अब ये जो भारत का जो सेकुलर होने का जो दावा है वो तो खैर अब दुनिया पर आया हो चुका है, जिस तरह माइनॉरिटीज़ के साथ, जिस तरह मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। मगर यहाँ सवाल ये है कि अगर आप माइनॉरिटीज़ के साथ अपने मुल्क में इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं और जो कि लावा बन करके उभरेगा, तो ये तो भारत के अपने अंदर जो है वो खाना जंगी हो सकती है। और दूसरा ये दुनिया को इसका इदराक है अभी। देखिए भारत जो है ना, जो उसने दुनिया को एक शराब के पीछे लगाया हुआ है, हम सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी मार्केट हैं, और उस सर वो भी अब आप देखें ना सरमायाकारी कम हो गई। अब आपको पता होगा कि लेकिन बहरहाल हमने का और साथ साथ जो टेस्ला है उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसको मेरा ख्याल है वो नहीं अब लग रहे, तो ट्रम्प साहब ने मना कर दिया। लेकिन स्टिल इंडिया के साथ जो है ना वो हमने देखा है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिस तरह से कश्मीर को नज़रअंदाज किया, जिस तरह से एक स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट तो जारी कर देता है लेकिन एक्शंस कोई भी नहीं होते। हालांकि उनको चाहिए था कि भारत के साथ ट्रेड को इंसानी हकूक़ के साथ लिंक अप करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और किसी भी इवन यूरोपीय यूनियन, हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर का मसला होता है तो जनाब 100 चीज़ें लेके आ जाते हैं, आपको GSP प्लस वापस ले लेंगे, फलां ले लेंगे। आपने जो है ना वो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के राइट्स के ऊपर कोई बात की तो हमारे ऊपर तो यूरोपीय यूनियन भी तलवार लटका के रखता है। लेकिन भारत के मसले में वो भी चुप साधे बैठे हुए हैं कि जी बड़ी इकोनॉमी है। तो ये इस तरह की जो इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग है, मेरा ख्याल है वो उसको ख़त्म होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखना चाहिए भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो देखें। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे जो साबका फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वहाँ पे अमेरिका में बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा ये टीमू वर्जन ऑफ नेतन्याहू है। और ये बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं क्यों इनको एक तो ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, इनको माजी में भी कभी भी भारत में हुक्मरानी नहीं मिली, ये किसी ना किसी के नीचे ही रहे हैं। पहली दफ़ा हुक्मरानी इनको मिली है हज़ारों साल में। अब ये कॉपी करते हैं, कभी इसकी कॉपी करते हैं, कभी किसकी कॉपी करते हैं। अब ये इसराइल की कॉपी करने की इन्होंने कोशिश की और पंगा ले लिया, पाकिस्तान के साथ मार खाई। और वो देखें गज़ा में एक महसूर किस्म की कम्युनिटी के ऊपर अगर इसराइल ने चढ़ाई करके कुछ हासिल, तो खैर वो भी कुछ नहीं कर पाया।
2 साल हो गए अपने जो है ना वो 200 अपने जो यरगमाली हैं वो रिहा नहीं करा पाए। हमारी मिलिट्री देखें, हमारी जो एसएसजी ने क्या 24 घंटे के अंदर बीएलए से जो है ना वो पूरी जाफर एक्सप्रेस जो है ना वो रिलीज करवाई, लेकिन वो नहीं करवा पाए 2 साल से। लेकिन ये फिर भी जो है ना वो उनके मॉडल को फॉलो करते हैं। कश्मीर की एथनिक क्लिनजिंग को जो है ना वो गजा के मॉडल पे करना चाहते हैं। वहाँ पे जो 35 जनरल साहब ने जो इसकी तरह इशारा किया था 370 35 है, वो क्या करना चाहते हैं, वहाँ डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी हालिया जो सिचुएशन बनी है, जिस तरह से कश्मीर हाईलाइट हुआ है और वहाँ पे जिस तरह से लोग वहाँ से भागे हैं, मेरा ख्याल है दैट इज द एंड ऑफ दिस डेमोग्राफिक चेंजेस। वो चाह के भी कानून साजी करके भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कश्मीर का रुख कोई भी नहीं करेगा। भारत से अपनी जान के अगर किसी को प्यारी हुई तो वो कभी भी कश्मीर का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि कश्मीरी उनको किसी सूरत पे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इंडियन मीडिया चैनल्स के लोगों को देखा होगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ पूरी कोशिश के बावजूद किसी कश्मीरी से एक लफ्ज नहीं कहलवा पाए। तो इससे ज्यादा उनके चेहरे पे जो है वो बड़ा थप्पड़ क्या हो सकता है। ठीक है जाहिद साहब, ये जो वक्फ बिल के हवाले से बड़ा हंगामा हुआ भारत में, और साथ साथ उससे देखा था कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के हवाले से आर्टिकल 370, ये तमाम चीज़ें, इन कवानीन का सारा भारत ले रहा है। अब इस वक्त उसकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो क्या है, क्योंकि अपोजिशन यकीन और ख़ास तौर पे कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि वो बड़े ही मतलब मोदी सरकार को, उनकी मोदी पॉलिसीज़ को बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? ये शाजी अनफॉर्चुनेटली ये बढ़ेगा जी। कांग्रेस देखिए, ये इनकी ये जो अमलाक की आप बात कर रही हैं, वक्फ बिल की बात कर रही है, व्हाई गांधी वाज मर्डर्ड, आपको याद होगा गांधी वाज मर्डर्ड बाय गोडसे। गोडसे जो था वो आरएसएस का कारिंदा था। उस वक्त भी गांधी ने कहा था कि इनकी जो मुसलमानों के अमलाक हैं, इनकी जो चीजें हैं, इनसे छीनिए मत। जो मुसलमान पाकिस्तान में भी चले गए, इनकी अमलाक और उनकी चीजें भी आप मुसलमानों को दे, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप के और वो चैंपियन थे जी, वो उस पर फोकस करते थे। देन ही वाज किल्ड, वो मारे गए थे। गॉडसे भी आरएसएस का एक कारकुन था। तो ये मुसलमानों के खिलाफ जो इनकी ये जो अभी अब्दुल्ला ने बड़ी जबरदस्त बात की कि इनको तो अभी इक्तदार मिला है। ये कितने हजार साल तो मुसलमानों के नीचे रहे, इनके अंदर से वो निकल ही रहा। मैं तो अब उन अपने बादशाह जो सलामत रहे हैं, औरंगजेब वगैरह, उनको मैं क़यामत के दिन पकड़ूंगा जरूर जाके कि इनको खत्म ही कर देते। तो आपने ये जो मुसीबत मुसलमानों के दौर में ये फैले हैं, ये बड़े हैं, इनको प्रोटेक्ट किया गया। जो हमारा रिलीजन कहता है प्रोटेक्ट द पीपल माइनॉरिटीज, वो एप्लीकेशन थी उसके बीच में। अगर वो भी इसी तरह के सोच की एप्लीकेशन होती तो आज ये इस रीजन में होते ही नहीं। तो ये तो अनलाइटर नोट में कहता है कि क़यामत के दिन में पकड़ूंगा, आज ये फितरा ही खत्म कर दिया जाता है। अब ये जेनोसाइडल अप्रोच है इनकी कि मुसलमान को ही खत्म कर दो। ये किसी कब्जे की बात नहीं है, ये इंसानियत के खात्मे वाले लोग हैं। और क्रूअल इस हद तक है कि इन्होंने अपने 26 लोगों से के खून से, जो पहलगाम में इन्होंने खुद मारे, उनके खून की स्याही से इन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट लिखा है। तो दे आर क्रूअल पीपल। इसलिए तो मैं इनको कहता हूं, मैं इनको लीडरशिप इसलिए नहीं कहता कि ये वॉर ला रहे हैं, सिखों के लिए नेट कर दिया तो मुसलमानों के खिलाफ इनका अच्छा सिटीजनशिप अभी रोहिंग्या के जो मुसलमानों के साथ ये वहां पे कर रहे हैं। अब बांग्लादेश का भी इनको गुस्सा है, अभी बांग्लादेश की बारी है, उनके लोगों के साथ ये क्या करेंगे। तो ये दिस इज ऑल एंटी मुस्लिम, ये इनके खून में है। कलमा इनको बर्दाश्त नहीं होता। और ये देखिए इस हद तक गिर गए हैं कि ये अपनी इन्होंने हमले अब पाकिस्तान में किस चीज के ऊपर किए जी? मसाजिद को टारगेट किया है, बच्चों को अभी जो एपीएस की बस से इन्होंने टारगेट किया है इन बलूचिस्तान जी, तो वो क्या बच्चियों को इन्होंने टारगेट किया है। तो इनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है और हमें अपनी चीजें खुद ठीक करनी होंगी। सॉफ्ट टारगेट, बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट किया उन्होंने, बुज़दिल है, कायर है। बहुत शुक्रिया मैं अब्दुल्ला साहब का। जाहिद साहब आपको यकीनन जो मोदी की इस वक्त जो जारहाना और जालिमाना इक़दामात है अपने भारत के अंदर, तो वो कहते हैं ना कि घर को आग लगी घर के चिराग से, तो मोदी वो चिराग है जिससे भारत को आग लगी जाएगी। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। जरा सोचिए, अगर आप लाखों का जानवर खरीद सकते हैं, हजारों रुपए कसाब को भी दे सकते हैं, तो कुछ पैसे किसी खाक ग्रुप को देकर गली में बहने वाला जानवर का खून और अलाइशें साफ क्यों नहीं करवा सकते? कुर्बानी के जानवरों का खून
गलियों और नालियों में न फेंकें। आराइशी घर के बाहर हरगिज न फेंकें, इससे बदबू के साथ साथ मक्खियाँ आती हैं और जरासीम परवरिश पाते हैं। आराइशी ठिकाने लगाने के लिए म्युनिसिपल अमले से ताउन करें ताकि दूसरों को तकलीफ न हो। जरासीम कुश स्प्रे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आए इस ईद पर अज़म करें और सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। वेलकम बैक नाज़रीन। और दूसरा सेगमेंट हमारा इंतहाई अहम मौजू है और ये पब्लिक अवेयरनेस से मुतल्लिक़ है, ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं, जो तलबा तालबात हैं, जो स्कूल के बच्चे, उनके हवाले से कि उन बच्चों को डिजिटल दुनिया में जो उनको प्रोटेक्शन किस तरह देनी है, उनको एक ज़िम्मेदार जो बनाने की तरबियत है वो किस तरह उनको मशवरे दिए जाएँ। इसी पर बात करेंगे। अम्मार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडिशनल DG FIA। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। अमर साहब, वैसे तो देखा जाए तो ये ऐसी चीज़ है कि लोग इसको समझते ही नहीं है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। फ़ोन उठाया, बच्चे उठा के गेम भी खेल रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये कितना ज़रूरी है कि कौमी साइबर इमरजेंसी जो है उन्होंने एक रिस्पांस टीम बनाया है और उसमें उन्होंने ये कहा है वालिदैन को कि भाई आप अपने बच्चों को अवेयरनेस दें कि डिजिटल दुनिया में वो उसमें किस तरह महफूज रह सकते हैं, वो किस तरह इसको मतलब ज़िम्मेदार होकर एक तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम बनाने का। पहली बात तो ये है कि आज से लेट से कोई 30 साल पहले जब कोई छोटा बच्चा घर से बाहर निकलता था तो माँ बाप कहते थे बेटा कि अजनबी से बात ना करना। लफ्ज़ क्या होता है? अजनबी, जिसको आप जानते नहीं हैं, ठीक है। तो अब जब आपका बच्चा एक ऐसी दुनिया में एंटर होता है, गेट खुलता है तो गुजारा जाता है जहाँ लाखों नहीं करोड़ों अजनबी मौजूद हैं। चले मोहल्ले के जो अजनबी थे वो फिर भी कुछ कंट्रोल था उनके ऊपर। तो एक लफ्ज़ आया, कहते हैं साइबर पेरेंटिंग। वो क्या चीज़ है? जिस तरह वालिदैन का काम है बच्चों को मज़हब के बारे में बताना, अपने सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में बताना, तो अब साइबर पेरेंटिंग भी शुरू हो गई है। साइबर पेरेंटिंग का पहला रूल ये है कि बच्चा इनोसेंट है, उसे नहीं पता कि कौन आदमी उसे क्या लालच दे रहा है। नॉर्मली जो क्रिमिनल्स होते हैं बच्चों को इससे ट्रैप करते हैं कि बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं, तो उन गेम्स के अंदर वो उनको फिर एंटर होके उनसे वो गेम खिलवाते हैं, वो जीत जाते हैं। अब वो जब जीत जाते हैं वो इनाम देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि वालिदैन को ना बताना वरना वो खेलेंगे। आपको तो बच्चे बताते भी नहीं आमतौर पे ना। उसके बाद वो उनको आस्ते आस्ते जब अपने जंगल में घेर लेते हैं तो वो उन्हें कोई छोटा सा इनोसेंट सा काम देते हैं कि आप ये काम कर दें। वो बच्चा कहता है चलो ये तो बड़ा अच्छा है, पैसे मिलेंगे। तो उसको फिर कोई टॉफ़ियाँ, कुछ चीज़ें उसको बच्चे को मिलनी शुरू हो जाती हैं। बात तो अब अक्सर तौर पे स्कूलों कॉलेजेस में उन्होंने कुछ ऐसे बच्चे ऑलरेडी इंगेज किए होते हैं जो अपने साथियों को फंसा लेते हैं इसके अंदर ना। अच्छा, उसमें होता क्या है कि बच्चे का माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाता है। अब वो तालीम से हट के चला जाता है। अब इसका हल क्या है? पहली बात तो ये है कि बच्चों को बेडरूम में इंटरनेट ना दें। पहली बात तो ये है। अच्छा, अब आप कहेंगे जी घर में वाईफाई है तो बेडरूम कैसे बचेगा? राउटर के अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, कि जहाँ आपकी टीवी लॉन्च है, जहाँ कॉमन बैठते हैं वहाँ पे एक्सेस हो, उसके अलावा उसको एक्सेस ना हो। वेरी गुड। दूसरी बात यह है कि जो अगर कोई लैपटॉप या कोई चीज़ रखी हुई है बच्चे काम करने के लिए तो वो आप कॉमन जगह पे रखेंगे, आप देख लें बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है जी। तीसरी और सबसे आम बात यह है कि जितने भी ये सॉफ्टवेयर इनको बच्चे इस्तेमाल करते हैं इसको आप देख सकते हैं कि इसने किस चीज़ को एक्सेस किया है। अच्छा, अगर बच्चे को ये पता चला कि अम्मा देख रही हैं मेरे जाने के बाद स्कूल के मैंने कंप्यूटर पे क्या काम किया, तो वो लाजमी उसको डिलीट करके जाएगा। ठीक है जी, अगर उसके दिल में कोई बात है ऐसी तो उसका तरीक़ाकार ये एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है, वो हम फ्री देते हैं माओं को, वो ले लें तो वो अगर डिलीट कर भी दे बच्चा तो जो कंप्यूटर के अंदर सेटिंग्स है वो उससे निकाल सकती है कि पिछले 3 दिनों में इसने किस किस चीज़ को एक्सेस किया है। मैं फिर कहूँगा कि बच्चा इनोसेंट होता है। अच्छा, उसके बाद आपके सवाल के जवाब में आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि बच्चे को कंप्यूटर देना भी ज़रूरी है, उसके बाद गुजारा नहीं होगा। अब हर चीज़ उस पर आ गई है तो जो उसका स्क्रीन टाइम है वो भी कंट्रोल करें। अक्सर माएँ कहती हैं कि बच्चा जिद कर रहा है, चलो ये इसको मैं कार्टून दिखाती हूँ जब वो नाश्ता कर रहा होता है। नहीं, उसे क्या नहीं, नाश्ता करोगे तो फिर तुम्हें ये अच्छा वो पाबंद कर दें कि ये नहीं है कि वो 8-8 घंटे काम कर रहा है, बच्चा उस पर बैठा हुआ, आप बड़े खुश हैं कि जी
आमतौर पे घर में मेहमान आए हों या वालिदैन मसरूफ़ हो तो बच्चे को टैबलेट पकड़ा देते हैं कि तुम इससे, तो वो फिर डिफरेंट जगहों में घुसना शुरू हो जाता है बच्चा, जो नुकसानदेह है उसके ठीक है। लिए। अच्छा, अब सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सार्फिन जो है अपनी मालूमात हद तक कि घर का एड्रेस भी शेयर कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, तो ये क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है, कुछ बच्चों के हाथों में मोबाइल होते हैं, ये कितना ख़तरनाक है स्टूडेंट्स के लिए और देखिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जी देखिए, जो प्राइवेसी ऐसी है ना, वो आपका बुनियादी हक है। आप यकीन करें, अमेरिका कनाडा में किसी से आपका पूछ लें सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो वो कहता है तुम कैसे पूछ सकते हो, पूछा क्या तुमने मेरे से, ठीक है। हमारे यहाँ हर जगह कार्ड मांगते हैं, यानी आप किसी बिल्डिंग में एंट्री कार्ड की कॉपी दे दें। अच्छा, अब मसला ये होता है क्रिमिनल वहीं से डाटा उठाते हैं। अब उसमें यानी कि क्राइम कहाँ पर आता है? आप सेंटर्स गई, उन्होंने आपसे कार्ड लिया, आपने एंटर कर दिया, किसी भी जगह आप गई तो ले लिया उन्होंने। उसके बाद जब वो अपना डाटा आ गया क्रिमिनल्स के पास, अब डाटा तो आ गया, अब वो जो आदमी आपका डाटा जमा कर रहा है, गेट पे खड़ा हुआ कार्ड एंट्री कर रहा है उसके ऊपर, वो तो इतना क्वालिफाइड नहीं हैगा। या इवन जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, जब वो स्वाइप होते हैं तो उसके साथ वो एक छोटी सी मशीन लगा देते हैं जिसका बाद में लोगों को पता भी नहीं होता, ऐसी गैजेट लगा देते हैं। तो वो जो आपका पूरा जो उसका CVC नंबर है, जो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है, जिससे आप कैश कर सकते हैं, तो ये आपकी ज़ाती सेंसिटिव मालूमात होती है। आपकी वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके घर का एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, यही तो पूछ के वो आपको अथराइज करते हैं चीज़ों को। तो अगर ये सारी मालूमात क्रिमिनल्स के हाथ में लग जाए तो फिर तो आपकी कुछ चीज़ सर, महफूज आपने नहीं है। क्रिमिनल की बात की तो पाकिस्तान में पहला वाक़या जो मुजफ्फरगढ़ में आपकी नॉलेज में भी होगा, जी, मैंने वो उसमें जो है वो exactly, पकड़ा भी गया है। exactly। और ये जो है मुजफ्फरगढ़ में स्टूडियो बनाकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कॉन्टेक्ट बनाया जाता था वहाँ पर। सर, बात वही आ जाती है कि ये तमाम वाक़यात इसी वजह से होते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह चेक एंड बैलेंस नहीं करते। जिस तरह आपने साइबर पेरेंटिंग की बात की, बहुत सारे तो एजुकेटेड होते हैं, बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनके लिए क्या होता है? अच्छा, क्योंकि मोबाइल तो हर जगह एक्सेस है, जी बिल्कुल है, स्मार्टफोन बिल्कुल का। बिल्कुल है। मैं समझूंगा कि ये वालिदैन को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह जब बच्चा महफिल में खाना खाता है तो वो कहते हैं भाई हाथ धो के आओ, नाखून ठीक हो, आराम आराम से खाओ, ये बेसिक एथिक्स थे हमारे। अब ये भी समझाने पड़ेंगे। देखिए, जब माशरा ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो माशरे के जो सीनियर लोग होते हैं, जैसे मीडिया की जिम्मेदारी है, आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, लोग देख रहे होंगे, अपने बच्चों से कहेंगे देखो भाई ये ना करना वरना पकड़े जाओगे, तो ये ज़रूरी है। दूसरे, ये खौफ से नहीं काम होगा, आपको बच्चों के साथ दोस्ती का माहौल लगाना पड़ेगा। एक होता है ना जिसे कहते हैं गुड टच एंड बैड टच, ये माँ की जिम्मेदारी है कि वो समझाए बच्चों को कि अगर कोई आपकी बॉडी को टच करता है तो मुझे फ़ौरन बताएं आप ना। कुछ केसेस में आपके करीब कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये सब गुड टच और बैड टच का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल साइबर पे भी लेकर आए। अब ये जो कॉन्फिडेंस है, ये माँ बाप को खुद देना पड़ेगा। उनको मार के काम नहीं होगा, मैं ओपनली बता रहा हूँ। उससे तो आप उसको बागी कर रहे हैं ना, फिर तो आप वो जिद में करेगा वो काम। तो वो जो दोस्ती है ना माँ की, खास तौर पे वो ज़रूरी है। तो सर, हुकूमती सतह पर जो है हम ऐसे कौन से प्रोग्राम्स बनाते हैं कि हम जाकर जो है पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस दें? जी देखिए, गुजारिश ये है कि जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं इदारे का, ये नेशनल साइट बनी है हमारी, और इन्हीं की एडवाइजरी के ऊपर ये आपने प्रोग्राम किया, मैं समझता हूँ। और उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइजरी इशू की है, उन्होंने पम्फलेट्स इशू किए हैं। मैं एक पम्फलेट की कापी लाया हूँ, ये उनका रिटर्न पम्फलेट है, ये इजीली अवेलेबल होगा। इसका है साइबर केयर फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए है ये ना। अब ये उन्हीं ने प्रिंट किया है, फिर वो सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं। अच्छा, एक होता है साइबर क्राइम, होता है एक साइबर सिक्योरिटी, इसमें ज़रा फ़र्क समझना ज़रूरी है। अच्छा। साइबर क्राइम क्रिमिनल्स करते हैं, ठीक है, और वो फिर पकड़े भी आते हैं, वो जो FIA का मुताबिक महकमा है उसको पकड़ भी लेता है। मैं ये समझता हूँ साइबर सिक्योरिटी है ना, वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या है कि हम जांच छुड़वा लें अपनी, कीजिए हुकूमत का काम है, नहीं भाई नहीं, ये सोसाइटी का काम है। कहते हैं इट टेक्स यू अ कंप्लीट विलेज टू बिल्ड ए चाइल्ड। एक एक बच्चे की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है माशरे को। जब हम छोटे होते थे ना, तो वो जो भले वाले होते थे वो हर बच्चे में निगाह रखते थे। दुकानदार बताता था उसके वालिद को कि बेटा कि सारी ये आपका जो बच्चा था ये गलत आदमी से खड़ा हुआ था। तो अब ये जो है ना सोसाइटी की पेरेंटिंग, ये जिम्मेदारी बन गई है। वो जो हम सोचते हैं ना, ये जो कैमरे होते हैं, CCTV कैमरे होते हैं, इनकी जो टीमें काम कर रही होती हैं, देखिए ना, अगर कोई सस्पेक्टेड आके कोई बच्चे से कोई चीज़ दे के जा रहा है, लेके जा रहा है, और कोई
ऐसा वक्त है जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो ये उसकी जो सोसाइटी की जो सर्विलेंस टीम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अब इसमें एक एआई का भी एलिमेंट मैं डालना चाहूँगा। जी। अगर इन तमाम वीडियोस को, डाटे को आप एनालाइज करें तो जो पैटर्न है ना, ये जो क्राइम होता है ना, क्राइम इसके पैटर्न होते हैं। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ना कि ये अनॉमली है। अनॉमली क्या, फॉर एग्जाम्पल हम ये स्टूडियो में बैठे हैं तो एक बकरी आगे बैठ जाए यहाँ पे, विच इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है सर, तो इसको देखना बहुत पड़ेगा। आपने अहम डिस्कशन की, बहुत अहम पॉइंट्स बताए हैं और कौमी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस ने जो एडवाइजरी बनाई है, यकीनन ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कि डिजिटल दुनिया में उनको किस तरह महफूज बनाया जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो वालदैन की है। वालदैन को चेक एंड बैलेंस रखना है। वालदैन ने अपने बच्चों को जो है अवेयरनेस देनी है, यहाँ से शुरुआत करनी है। याद रखिए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो अगर नहीं है सही तरीके से होगा तो ये वो ख़तरनाक हथियार के तौर पे जो इस्तेमाल हो सकता है। प्रोग्राम से इजाज़त, बहुत शुक्रिया।